हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग से रिलेटेड। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, जैसे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक होता है वो किस तरह से मनी सप्लाई में अपनी भूमिका निभाता है। तो आज की वीडियो में हम जो इसका बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कैसे होता है। यानी कि जब कभी कभी अर्थव्यवस्था में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो ज्यादा करनी होती है और कभी कभी मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करना होता है, तो कैसे केंद्रीय बैंक किसको अपनी भूमिका को निभाता है तो उसको हम समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण दो तरीके से करता है। यानी कि मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण के दो उपकरण होते हैं। पहला उपकरण है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा उपकरण है गुणात्मक उपकरण। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ मात्रात्मक उपकरण को ही करेंगे कि मात्रात्मक उपकरण क्या होता है और जो अलग अलग दर है उनसे केंद्रीय बैंक कैसे मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। जो गुणात्मक उपकरण है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो मात्रात्मक उपकरण की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। ये साख नियंत्रण के वो उपकरण होते हैं जो अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि इससे एक बात तो तय है कि मात्रात्मक उपकरण टोटल मुद्रा पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो भी मुद्रा पूर्ति होगी कुल अर्थव्यवस्था में उन सबको कैसे नियंत्रित किया जाए, तो उसके लिए मात्रात्मक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। अब यहाँ पर जो अलग अलग मात्रात्मक उपकरण है वो दिए हुए। सबसे पहला मात्रात्मक उपकरण है बैंक दर, जिसको बोलते हैं बैंक रेट। इसमें क्या होता है, ये वह दर होती है जिस पर आरबीआई यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक को मुद्रा उधार देते हैं। हमें पता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं यानी कि लोन्स लेते हैं। तो जो आरबीआई होता है वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन देता है कमर्शियल बैंक को, वो होती है बैंक दर। अब जो इसके नीचे वो है ब्याज की बाजार दर। ये वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक सामान्य जनता को मुद्रा उधार देते हैं। यानी कि एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक कोई नॉर्मल पब्लिक है उनको पैसा देगा तो वो बैंक की ब्याज की बाजार दर होती है। और इसके अलावा जो रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को पैसा देता है वो बैंक दर होती है। तो यहाँ पर ये बात दे रखी है कि अगर बैंक दर को इंक्रीज किया जाएगा यानी कि अगर बैंक रेट बढ़ाया जाएगा तब जो साख की मांग होती है यानी कि जो डिमांड करी जाएगी मनी की वो कम कर दी जाएगी। क्योंकि अगर हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी भी पर्टिकुलर लोन पर बढ़ा दिया जाएगा तब जब कमर्शियल बैंक है वो कम लोन लेंगे। अब अगर कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा तब वो लोगों को कम पैसा दे पाएंगे, और जब लोगों को कम पैसा दिया जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। मुद्रास्फीति यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होती है अर्थव्यवस्था में जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मुद्रा की लगातार मांग करते जाते हैं लोग, तो उस सिचुएशन में जो केंद्रीय बैंक होता है वो बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट इंक्रीज होने से जो ब्याज की बाजार दर होती है वो भी बढ़ जाएगी, कमर्शियल बैंक बढ़ा देगा उसको। और जब ये बढ़ जाती है तो जो लोग होते हैं वो मुद्रा की मांग कम कर देते हैं और इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। और वहीं इससे जो दूसरी सिचुएशन होती है यानी कि जो मुद्रा अविस्फीति की सिचुएशन होती है उस टाइम पे जो बैंक दर होती है उसको केंद्रीय बैंक कम कर देता है। जब बैंक रेट कम हो जाएगा तब मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, और जब मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी तो मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। इससे मुद्रा की जो अविस्फीति होती है यानी कि जो दूसरी सिचुएशन होती है जब मंदी का टाइम आता है तब उस टाइम पे वो बढ़ जाती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मात्रात्मक उपकरण में पहला था इसका बैंक दर, कि केंद्रीय बैंक बैंक दर का इस्तेमाल कैसे करता है। नेक्स्ट पे खुले बाजार की क्रियाएं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो खुले बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा करी जाती है जिससे जो फ्लो है मनी का उसको कंट्रोल किया जा सके। अब खुले बाजार की क्रियाएं कौन कौन सी होती है, आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है यानी कि जो सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट की उनको आरबीआई परचेज करते हैं और उनको बेचते भी है। और जब मुद्रास्फीति की सिचुएशन होती है यानी कि जब बार बार मुद्रा की जो मांग है वो बढ़ने लग जाती है तो उस टाइम पे केंद्रीय बैंक क्या करता है, वो सभी प्रतिभूतियों को बेच देगा। हमें पता है कि अगर प्रतिभूति बेच देंगे तो उसके बदले में लोगों से पैसा ले लेंगे। अब मार्केट से लोगों से पैसा ले लिया तो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाए, मतलब सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, तरलता को सोख लिया जाता है यानी कि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और फिर उनके पास में मुद्रा कम बचेगी तो मुद्रा की मांग भी कम हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन जब होती है मुद्रा अविस्फीति में तो प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक क्या करता है, खरीद लेता है और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को पैसा दे देता है। प्रतिभूति खरीदेगा और उसके बदले में पैसा दे देगा, तो उससे क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा करी जाती है अर्थव्यवस्था में जिससे अविस्फीति की सिचुएशन को सुधारा जा सके।
तो ये इससे कंट्रोल करे जाते हैं खुले बाजार की क्रियाओं से मुद्रास्फीति को और अपस्फीति को। नेक्स्ट आ जाता है रेपो दर। रेपो दर का मतलब क्या होता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूति खरीदकर उन्हें शॉर्ट टर्म लोन देता है और जिस रेट पर यह लोन दिया जाएगा वह रेपो दर कहलाती है। यानी कि रेपो दर वो दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से कुछ प्रतिभूतियों को खरीदकर उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देता है। अब रेपो दर और बैंक दर दोनों में क्या डिफरेंस है? बैंक दर का हमें पता है कि वो दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देगी वो बैंक दर है, लेकिन जो रेपो दर होती है उसमें प्रतिभूति खरीदी जाती है आरबीआई से और दोनों के बीच में, आरबीआई के बीच में और कमर्शियल बैंक के बीच में एक समझौता होता है। वो क्या समझौता होता है कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा इन प्रतिभूतियों को दोबारा खरीदा जाएगा कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में जो कमर्शियल बैंक होगा वो अपनी प्रतिभूतियों को खरीद लेगा, परंतु जो वाणिज्यिक बैंक है वो इन प्रतिभूतियों को दोबारा खरीदने का समझौता करता है कि एक पहले से टाइम डिटरमाइन कर लिया जाएगा कि इस टाइम पर जो कमर्शियल बैंक है वो अपने प्रतिभूतियों को खरीद लेगा, तो वो होती है रेपो दर। लेकिन बैंक दर में ऐसा कुछ नहीं होता है, बैंक दर एक नॉर्मल रेट को बताता है। रेपो दर में केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक से प्रतिभूतियों को खरीदता है और उसके बदले में उनको लोन देता है और एक निश्चित टाइम पहले डिटरमाइन हो जाता है कि इतने टाइम के बाद में जो बैंक वाणिज्यिक बैंक होंगे वो अपनी प्रतिभूतियों को वापस खरीदेंगे केंद्रीय बैंक से। तो ये होता है रेपो दर। और रेपो दर को इसलिए पुनः खरीद दर यानी कि दोबारा खरीदने वाली जो होती है रीपर्चेज रेट वो कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रेपो दर क्या होती है। अब इससे क्या होगा? अगर रेपो दर बढ़ा दी जाएगी तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। अगर हमें पता है कि रेपो दर बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? मांग जो होगी पैसे के लिए वो कम हो जाएगी और जब पैसे के लिए मांग कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में कम से कम पैसा जाएगा। रेपो दर को बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। अगर रेपो दर को बढ़ा दिया जाता है तो मुद्रा के लिए जो मांग होती है वो कम हो जाएगी और मुद्रा के लिए मांग कम हो जाएगी तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा? रेपो दर बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। यानी कि जब रेपो दर को इंक्रीज किया जाता है तो मुद्रा की पूर्ति होती है वो कम हो जाती है और मुद्रास्फीति के दौरान इसको बढ़ा दिया जाता है। इसके विपरीत जब मुद्रा की अविस्फीति होती है तो इसको कम कर दिया जाता है, जिससे मुद्रा की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है और मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ाई जाती है अर्थव्यवस्था में। तो मुद्रा अविस्फीति को इससे कंट्रोल किया जाता है। तो रेपो दर को बढ़ाएंगे तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी और रेपो दर को कम करेंगे तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है।